लोक सेवकों के लिए फाउंडेशनल वैल्यूज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे इम्पार्शलिटी के ऊपर। इम्पार्शलिटी फाउंडेशनल वैल्यू के अंतर्गत वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोगों ने डेडिकेशन को पढ़ा था। यहाँ पर जो इम्पार्शलिटी की बात करेंगे तो इसकी महत्ता को इस स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे कि देखिए ये कितना महत्वपूर्ण कथन इसके बारे में कहा गया है। इम्पार्शलिटी इज द लाइफ ऑफ जस्टिस। Impartiality is the life of justice as justice is the life of good government। मतलब क्या हुआ कि इम्पार्शलिटी इज द लाइफ ऑफ जस्टिस, जैसे न्याय के लिए यानी जस्टिस के लिए जैसे किसकी जरूरत होगी, इम्पार्शलिटी यानी निष्पक्षता की जरूरत है। और जस्टिस के लिए, और जस्टिस जो है वो एक अच्छे प्रशासन की जरूरत है। यानी अगर हमें अच्छा प्रशासन चाहिए तो हमें जस्टिस चाहिए, और जस्टिस चाहिए तो हमें क्या चाहिए, इम्पार्शलिटी। यानी इम्पार्शलिटी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गुड गवर्नेंस, यानी अच्छे प्रशासन का एक आधार है इम्पार्शलिटी। तो ये इम्पार्शलिटी जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, भारत जैसे देश में निष्पक्षता की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ती है वो, और जो प्रशासन पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का है। तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये उत्पत्ति होती है पार्शलिटी से। तो पार्शलिटी को अगर खत्म करना है तो हमें क्या चाहिए, इम्पार्शलिटी। तो पार्शलिटी जो है ये कई तरीकों से ऑर्गेनाइजेशंस में पाए जाते हैं। अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि देखिए किस किस तरह से पार्शलिटी आपको मिलेगा, तो पार्शलिटी जो है हमारे देश में देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन के भीतर पार्शलिटी मिलेगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोग जो हैं अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिनके साथ वो अधिकारी जिन्हें अपने अधीनस्थों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, उन्हें भले ही उनमें योग्यता कम हो लेकिन उन्हें पदोन्नत कर दिया जाता है, उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, और इस तरह से क्या हो जाता है, फेवरेटिज्म हो जाता है। तो योग्यता का हनन होता है, यानी जो एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, और उस संगठन को नुकसान हो जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल पार्शलिटी हो गई। अगर आप पॉलिटिकल पार्शलिटी को देखेंगे तो देखिए उसके भी उदाहरण आपको बहुत से मिल जाएंगे। भारतीय राजनीति में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर उनके पिता उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं या माता उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, तो भले ही उस पॉलिटिकल पार्टी में एक से एक बढ़कर योग्य नेता हो, लेकिन उनके पुत्र को ही उस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, या महामंत्री बनाया जाता है, या बड़े पद पर रखा जाता है। इससे उस पार्टी को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ वह पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर जब वो सत्ता में आती है तो अल्टीमेटली देश को भी नुकसान होता है। और इस तरह से कई तरह के पॉलिटिकल पार्शलिटी भी पाई जाती है। तो पार्शलिटी जो है यानी कि जो हम पक्षपात करते हैं, तो वो पक्षपात के कई स्वरूप देखने को मिलेंगे आपको। एक ऑर्गेनाइजेशनल आपकी पार्शलिटी आपको बताया मैंने, पॉलिटिकल पार्शलिटी बताया, एम्प्लॉयमेंट जैसे रोजगार का जैसे एग्जाम होता है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं विभिन्न पदों पर जाने के लिए, कई बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि जो है वहां पर जो इंटरव्यू बोर्ड थे या जो वहां पर जो सेलेक्टर्स थे, जो चयन करने वाले लोग थे, उन्होंने जो है अलग अलग कारणों से कहीं पर घूस लेकर के, ब्राइब लेकर के, तो कहीं जो है अपने प्रियजनों को अधिक मार्क्स दे करके वो उन पदों पर चयनित कर लेते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, जो प्रशासन का मूल उद्देश्य है, जो लोक सेवा का मूल उद्देश्य है, ओरिजिनल जो प्रिंसिपल है, उससे क्या होते हैं, भटक जाते हैं। और अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है, उस संस्था को नुकसान होता है, और अल्टीमेटली लोक सेवा को नुकसान होता है, जनता को अल्टीमेटली उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह से और भी आप देख सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, इन एंटरटेनमेंट एरिया में जैसे बॉलीवुड में चाहिए, वहां भी फेवरेटिज्म देखने को मिलेगा आपको। कुछ जो वहां के क्षेत्र के आधार पर जो लोग हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ही बढ़ावा दिया जाए, एक गुट बना लेते हैं और वो गुट के लोगों को ही प्रोत्साहित किया जाता है। भले ही बाहर के कलाकार कितने ही अच्छे हों, लेकिन उन्हें जो है आगे बढ़ने का मौका या तो दिया नहीं जाता, और अगर वो अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है पीछे खींच दिया जाता है, और उसके कई इम्पैक्ट आते हैं, बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट के फील्ड में अभी कुछ ही समय पहले एक बहुत ही लोकप्रिय कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, और ऐसे एक नहीं, ऐसे दसों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो ऐसे सेक्टर्स में, कभी एंटरटेनमेंट के सेक्टर्स में, कभी पॉलिटिकल सेक्टर्स में, कभी आपको ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर्स में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स में, कई बार योग्य व्यक्ति जो है वो पदोन्नत नहीं हो पाता है, और जो कम योग्य व्यक्ति हैं या अयोग्य हैं उन्हें पदोन्नत कर दिया जाता है पार्शियलिटी के कारण। तो जो योग्य व्यक्ति है वो डिप्रेस हो जाता है, या फिर वो जो है वो अपने आप को ये महसूस करने लगता है कि शायद हमारे अंदर कुछ कमी है। तो अल्टीमेटली जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम है, उसको नुकसान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ये जो हम पार्शियलिटी का टॉपिक, इम्पार्शियलिटी का टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और लोक सेवा में, पब्लिक सर्विस में जाने से पहले जब आप एमपीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो फोर्थ पेपर के अंतर्गत एथिक्स के अंदर ये लोक सेवकों के लिए एक जरूरी गुण है, एसेंशियल क्वालिटी है। क्योंकि अगर निष्पक्षता नहीं है तो बहुत सारे नियम कानून होते हुए भी, बीइंग सो मेनी लॉज रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आप तटस्थ और निष्पक्ष रह के अगर काम नहीं करते हैं तो लोक सेवा को आपकी जितनी जरूरत है और जो लाभ आप पहुंचा सकते हैं वो लाभ लोक सेवा को नहीं मिल पाएगा, और आप इस एथिक्स, ये जो बहुत महत्वपूर्ण एथिक्स है, इसका पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये पढ़ने का मौका आपको मिला है कि आप इम्पार्शियलिटी को केवल पढ़िए ही नहीं बल्कि प्रशासन में जाने के बाद इसका उपयोग भी करिए। इसीलिए मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने ला रहा हूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यही मैंने उदाहरण बताया कि जहां पॉलिटिकली देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनली देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में देखेंगे, एंटरटेनमेंट के फील्ड में देखेंगे, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको पार्शियलिटी दिखाई पड़ेगी। तो पार्शियलिटी के कारण अल्टीमेटली प्रशासन को नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, और देश को नुकसान होता है, उस इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो इसीलिए पार्शियलिटी को पढ़ाई भी जाना चाहिए और प्रयोग में भी आना चाहिए। फिर और आगे बात करते हैं, देखिए अब ये पार्शियलिटी जो होता है इसके 3 स्वरूप बन जाते हैं। अगर आप पार्शियलिटी अपने फैमिली मेंबर के लिए करते हैं, अपने परिवार, सगे संबंधियों के लिए करते हैं, तो उसको व्यवहार में आप क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। अगर मान लीजिए आप अपने दोस्तों मित्रों के लिए कोई ऐसा फेवरेटिज्म करते हैं या अपने दोस्तों को बढ़ावा देते हैं, मित्रों को बढ़ावा देते हैं, परिचितों को बढ़ावा देते हैं, योग्यता और गुणों के आधार पर काम नहीं करते, तो उसको बोलते हैं क्रोनिज्म, दैट इज कॉल्ड क्रोनिज्म, यानी नेपोटिज्म विथ फैमिली, क्रोनिज्म विथ फ्रेंड। और एक तीसरा होता है, मान लीजिए आप लोक सेवा में हैं और आप जिस समुदाय या समूह के हैं उस समुदाय या समूह के लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो वो हो जाता है फेवरेटिज्म, दैट इज कॉल्ड फेवरेटिज्म। अब देखिए कितने तरह से जो है पार्टी, ये जो पार्शियलिटी है वो डेवलप हो गया। लेकिन ये सब चीजें डेवलप क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे देश में ऐसी क्या खास बात है? हमारे देश की खास बात उसकी विविधता में मौजूद है। हमारे देश की खास बात है विविध जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, कम्युनिटीज, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, क्लास, पॉवर्टी, गरीबी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा हमारी जो देश की जो क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म, भाषावाद यानी लिंग्विज्म, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इस इम्पार्शियलिटी को प्रभावित करता है और पार्शियलिटी को बढ़ावा देता है। तो पार्शियलिटी के कारण चूंकि प्रशासन को नुकसान होता है, इसीलिए
इम्पार्शियलिटी को एक फाउंडेशनल वैल्यू के रूप में रखा गया है कि जब हम लोक सेवा में जाएं या जो लोग हैं वो लोक सेवा में जब जाएं तो वो इम्पार्शियलिटी का ध्यान रखें। तो इम्पार्शियलिटी है क्या चीज, किसे कहेंगे हम इम्पार्शियलिटी? तो देखिए, इम्पार्शियलिटी जो है ये न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है, एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, है ना। जैसे संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जस्टिस कहां से आएगा? अपने आप तो नहीं टपकने वाला ये इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो कहां से? तो न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिस न्याय का ये जो निष्पक्षता है यानी जो इम्पार्शियलिटी है, ये न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है। ये जस्टिस का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसका अर्थ है निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय सिर्फ वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर ही लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बेसिस मतलब क्या हुआ? उसके पीछे तथ्य प्रॉपर होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, रीजंस प्रॉपर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे मन में ऐसा, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए। अच्छा लगने से मतलब नहीं है, उसके पीछे बेसिक कारण, रीजंस जो है वो तथ्यों और तर्कों पर आधारित होने चाहिए। उसके पीछे के जो रूल्स रेगुलेशन है वो पूरी तरह फॉलो होना चाहिए। यही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय सिर्फ वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर लेना चाहिए, किसी पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज के आधार पर नहीं, या अपने हित या मूल्य के आधार पर नहीं, किसी को समर्थन या किसी को विरोध करने के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति निर्णय लेते समय वस्तुनिष्ठता का पालन नहीं करता है, डज नॉट फॉलो द ऑब्जेक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेते समय अगर वह पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज के आधार पर निर्णय लेता है, वो पूर्वाग्रह अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जाति पूर्वाग्रह, अपने जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, धार्मिक पूर्वाग्रह, अपने धर्म के संबंधित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, इसी तरह से क्षेत्र पूर्वाग्रह, अपने क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। कोई भी पूर्वाग्रह हो सकता है उसके अंदर, जो लोक सेवक के अंदर मौजूद है, या उसका अपना कोई हित हो सकता है, इंटरेस्ट, कि इसमें मेरा कोई फायदा होगा। तो अगर कोई पूर्वाग्रह, हित या कोई उसका मूल्य, वैल्यूज है, उसे लगता है कि ये मेरे वैल्यूज हैं और मैं ये निर्णय लूंगा तो अच्छा होगा, लेकिन उससे सार्वजनिक हित को नुकसान हो रहा है, उससे नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया। तो निष्पक्षता जो है वो न्याय का एक सिद्धांत है, जिसको मैंने शुरू में भी आपको एक स्टेटमेंट के रूप में बताया कि इम्पार्शियलिटी इज द लाइफ ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस इज द लाइफ ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस चाहिए तो हमको जस्टिस, और जस्टिस चाहिए तो हमें इम्पार्शियलिटी। तो ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। अब देखिए, अब अगर आप लोक सेवा में हैं और आप पब्लिक सर्विस का काम करते हैं, जनता की सेवा प्रदान करने का काम करते हैं, एक लोक सेवक के रूप में काम करते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द बिलीफ ऑफ द पब्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इंक्रीज्ड। जनता का विश्वास प्रशासन पर बने, ये दायित्व है हर एक लोक सेवक का। तो ये कैसे होगा? ये विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब लोक सेवक जो हैं पक्षपात रहित निर्णय लेंगे, यानी कि इम्पार्शियल होकर निर्णय लेंगे, न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, जस्टिफाइड बिहेवियर, जो भी जनता उनके सामने आएगी या जो भी काम उनके सामने आएगा उसे जस्टिफाइड तरीके से काम करेंगे। इसीलिए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था ऑलरेडी की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ। क्यों? कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो जब लोक सेवक जब काम करेंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर व्यक्ति हो या कोई भी नीचे पद का व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, और इसीलिए उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 15 में भी इसका जिक्र किया गया है। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीजों को क्रियान्वित कौन करेगा? लोक सेवक करेंगे, पब्लिक सर्वेंट करेंगे। तो ये जब
जब क्रियान्वित होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोक सेवक निष्पक्षता के आधार पर काम करेंगे। नहीं तो समस्या कहां से आई थी, मैंने शुरू में ही बताया था, कोई लोक सेवक हैं वो कास्ट के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, कोई धर्म के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, कोई वंश के आधार पर निर्णय ले रहे हैं कि भाई ये बड़े परिवार के व्यक्ति हैं, बड़े जो है इनका फैमिली जो है बहुत बड़ी थी किसी जमाने में, बहुत अच्छे वंश के व्यक्ति हैं। ये सब चीजों को छोड़ देना है, आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे निर्णय लेना है। जो नियम कानून है, जो तथ्य हैं, जो आधार हैं, जो तर्क हैं, उसके आधार पर निर्णय लेना है, न कि जाति, धर्म, वंश, भाषा के आधार पर निर्णय लेना है, या पैसा यानी संपत्ति के आधार पर निर्णय लेना है, या क्षेत्र के आधार पर निर्णय लेना है। ये सब आपका आधार नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 14, 15 में भी इसका जिक्र किया गया है। और भी चीजें आप देख सकते हैं, जो सरकार की नीति या योजनाओं का क्रियान्वयन है वो सही ढंग से कैसे हो पाएगा, वो सही ढंग से तभी क्रियान्वित हो पाएगा जब व्यक्तिगत हित के बजाय इन प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाए, सार्वजनिक हित को ध्यान रखा जाए। तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेना है। अगर मान लीजिए कोई स्वविवेक अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन में या लोक सेवा में कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम है जिसके लिए पहले से पूर्व निर्धारित नियम कानून नहीं है। अब अगर पूर्व निर्धारित नियम कानून नहीं है तो स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा, और स्वविवेक के आधार पर जब भी निर्णय लिया जाता है तो गड़बड़ी होती है। तो यहां पर विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि भाई भतीजेवाद, नेपोटिज्म का अनुसरण नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने दोस्तों यारों को फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी क्रोनिज्म का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और नहीं आप अपने समुदाय या समूह या कोई पर्टिकुलर जो जाति या क्षेत्र के व्यक्तियों को आप अपने स्वविवेक के आधार पर जो है गलत तरीके से आप लाभ पहुंचा सके, यानी फेवरेटिज्म भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो प्रशासन में आप इस्तेमाल करेंगे, इन सब का फायदा क्या होगा? इन सब का फायदा ये होगा कि प्रशासन जो है वो जनता का विश्वास हासिल कर पाएगा। अगर आप इम्पार्शलिटी के आधार पर निर्णय लेते हैं, यानी संविधान कानून के दायरे में रहकर निर्णय लेते हैं, अगर आप जो है अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप तथ्यों और तर्कों का अनुसरण करते हैं। जब आप कोई भी आपके सामने जब कोई विषय आता है जिस पर आपको तत्काल निर्णय लेना होता है, तो उसमें भी आप उन सारे पहलुओं पर विचार करते हैं जिससे कि सार्वजनिक हित हो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट हो, आपका व्यक्तिगत हित या सीमित लोगों का हित उससे जुड़ा नहीं हो। तो इन तरीकों से जब आप निर्णय लेते हैं तो अल्टीमेटली प्रशासन को इसका लाभ मिलता है और आप एक अच्छे लोक सेवक बन जाते हैं। तो ये इन सब चीजों से क्या चीज निकल के आती है कि निष्पक्षता में क्या होता है? तो निष्पक्षता में ये 3 चीजें होती हैं। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, सभी को आप बराबर समझेंगे। देन नंबर 2, इक्वालिटी विदाउट एनी बायस एंड प्रेजुडाइस। पहली बात तो ये हो गई कि आपको ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, जितने भी लोग हैं सभी बराबर हैं, ठीक। दूसरी चीज, इक्वालिटी विदाउट एनी बायस एंड प्रेजुडाइस, आप सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं बिना किसी बाइस के, बिना कोई पूर्वाग्रह के, बिना किसी जो बाइसिंग यानी कि किसी के पक्ष में सोचना। तो बिना किसी बाइसिंग के, बिना किसी प्रेजुडाइस के अगर आप सोचते हैं तो ये लोक सेवा के लिए बेहतर होगा और इससे निष्पक्षता जो है वो स्थापित होगा। इस तरह से लोक सेवा के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है कि लोक सेवा में निष्पक्षता क्यों जरूरी है और इन निष्पक्षता की उत्पत्ति किस कारण से हुई। तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि इसकी ओरिजिन होने के कारण क्या थे कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति इस तरह की थी। दूसरी चीज, जो संविधान में जो प्रावधान है, खासकर आर्टिकल 14, 15 है ना, 16, ये सब जो है ऐसे कुछ प्रावधान है जो मजबूर करता है कि निष्पक्ष होकर के आपको निर्णय लेना है। तो अब इन सब चीजों को मेंटेन करने का तरीका क्या होगा?
कैसे हम इन सब चीजों को मेंटेन कर पाएंगे, यानी निष्पक्षता लाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। देखिए फाउंडेशनल वैल्यू तो है ही, यानी व्यक्ति के अंदर ये गुण मौजूद होने चाहिए, यानी लोक सेवा में जब काम करने जाएंगे तो ये गुण ऑलरेडी व्यक्ति के भीतर मौजूद होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रावधान संविधान में किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, ये सब क्या प्रावधान करता है। 14 में जैसे मैंने बताया राइट टू इक्वालिटी, 15 में जो है आपको जो है जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 में भी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी बराबर सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो जब आप ये इन कामों को जब आप करने जाएंगे, क्योंकि एक लोक सेवक होने के नाते आपको इस तरह की जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो वहां पर आप इम्पार्शियल रहेंगे। धार्मिक आधार पर देखिए आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 to 28 में क्या है, ये भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, और फंडामेंटल राइट के हिस्सा होने के कारण 25 से लेकर 28 तक, यानी कि आपको धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है, रिलीजियस बेस पर कोई भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ भी। इसी तरह आर्टिकल 29 और 30 ये भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, तो इसको ये भी सही ढंग से लागू हो, ये भी लोक सेवकों की जिम्मेदारी है। तो अल्पसंख्यकों को जो है उनको जो राइट मिले हुए हैं आर्टिकल 29 और 30, इसके माध्यम से अल्पसंख्यकों को जो है उनको जैसे शिक्षण संस्थाओं खोलने का अधिकार है, या उनकी अपनी खुद का कल्चर वगैरह जो सांस्कृतिक उनकी व्यवस्था है उसको पालन करने का अधिकार है। ये सब राइट लोक सेवक उन्हें उपलब्ध कराएंगे और उसमें कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। अब जब भेदभाव नहीं बरतेंगे तो क्या कायम हो जाएगा, निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी कायम हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कोई लोक सेवक इन सब चीजों का पालन नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है हमारे पास, जैसे आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर कोई लोक सेवक गलत आधार पर निर्णय लेते हैं, किसी के फेवर में निर्णय लेते हैं, किसी के विरोध में निर्णय लेते हैं, बदले की भावना से कोई डिसीजन लेते हैं, तो आरटीआई में पकड़े जाएंगे वो और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकपाल और लोकायुक्त क्या करते हैं, ये भी इसी तरह की बातों पर ध्यान रखते हैं कि अगर किसी भी तरह से लोक सेवक जो है करप्शन कर रहे हैं, फेवरेटिज्म कर रहे हैं, क्रोनिज्म कर रहे हैं, या किसी भी तरह से वो अपने नेपोटिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो ये सब करप्शन का ही हिस्सा बन जाता है और वो लोकपाल और लोकायुक्त उन सब चीजों पर भी ध्यान रखते हैं। इसके अलावा विजिलेंस कमीशन हो गया। विजिलेंस कमीशन जो हमारा सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग, राज्य में राज्य सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल विजिलेंस कमीशन, ये भी इन सब बातों पर ध्यान रखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपने कोई टेंडर जारी किया और वो टेंडर जो है आपने सारे मापदंडों का पालन नहीं किया, मेजर्स का पालन नहीं किया और अपने फेवर वाली किसी कंपनी को दिला दिया जिससे उनको फायदा हो, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो देश का होगा, देश के खजाने को नुकसान हो गया। आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में तो सुना ही होगा, और भी कई ऐसे बड़े घोटाले हैं जिन सब में इस तरह की चीजें, नेपोटिज्म, क्रोनिज्म वगैरह का उदाहरण देखा जा सकता है, फेवरेटिज्म का उदाहरण देखा जा सकता है। ये सब इम्पार्शलिटी का जहां भी उल्लंघन होता है, करप्शन पैदा हो जाता है, नेपोटिज्म पैदा हो जाता है, और इनको रोकने के लिए लोक सेवकों पर ये सब निगरानी और नियंत्रण रखा गया है। प्रशासन तो अपनी तरफ से जो हमारा जो संविधान है वो तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही है, उसमें तो सारे प्रावधान हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इन संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होती है कि लोक सेवकों को इम्पार्शियल बनाए रखने के लिए उन पर दबाव हमेशा बनाए रखें। अच्छा, एक नई चीज और अभी पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई है, देखिए ई गवर्नेंस, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, फाइलिंग की प्रणाली से लेकर टेंडर जारी करने से लेकर एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, और जो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं जिसमें बड़े पैमाने पर एक्सपेंडिचर होता है सरकार के खजाने से, वो सारे काम जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से होते हैं। अब ई गवर्नेंस से अगर काम होता है तो वहां पर भी सारे रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं, और जब सारे रिकॉर्ड मौजूद होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर 5 साल 10 साल बाद भी अगर उसकी जांच होगी और अगर किसी अधिकारी ने इम्पार्शलिटी का पालन नहीं किया है, if he has not followed the impartiality, then
ही विल बी द, वो क्या होगा, उनकी जांच होगी और वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो पूरी व्यवस्था है वो इसीलिए बनाई गई है कि कोई भी लोक सेवक जब प्रशासन में काम करें तो वो इम्पार्शियल रहकर काम करें और ना तो नेपोटिज्म करें, ना क्रोनिज्म करें, ना फेवरेटिज्म करें, है ना। और इन सब चीजों से क्या फायदा होगा, अगर प्रशासन में, लोक सेवा में अगर इम्पार्शियलिटी उपयोग में लाया जाता है तो इससे बहुत से फायदे मिलते हैं। देखिए क्या क्या फायदे मिल जाएंगे इससे। तो इससे एक तो ये फायदा हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करने में मदद मिलेगी, है ना। जो संवैधानिक मूल्य थे उसका पालन हो गया। बहुत बड़ी बात है कि जो संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो पालन हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉलोज। दूसरी चीज, फुलफिलिंग ऑल इंटरेस्ट इक्वली। जितने भी लोग हैं, जो भी प्रशासन से तो हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा हुआ है और उसके बाद भी, तो हर एक व्यक्ति जो भी प्रशासन से संबंधित है वो सब, उन सबको समान रूप से उनके साथ व्यवहार होगा। इक्वल, फुलफिलिंग ऑल इंटरेस्ट इक्वली, जिनका जैसा इंटरेस्ट है, जिनकी जो जरूरत है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और इससे प्रशासन के ऊपर, संविधान के ऊपर, लोक सेवा के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ेगा। और क्या चीज होगा, इससे एडवांटेज मिलेगा। एक देखिए वर्क कल्चर, इससे क्या होगा, एक अच्छा वर्क कल्चर, लोक सेवा में, पब्लिक सर्विस में एक अच्छा कार्य संस्कृति का विकास होगा। इम्पार्शियल रह के काम करेंगे तो मोरल भी हाई रहेगा। जो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, जो अधिकारी रहेंगे, जो इम्पार्शियल रह के काम करेंगे, उनका मोरल वैल्यू भी हाई रहेगा। और जब मोरल वैल्यू हाई रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा। आत्मविश्वास से भरे हुए अधिकारी जब काम करेंगे तो स्वाभाविक है जनता का विश्वास उन्हें ज्यादा मिलेगा और इसका फायदा अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को मिलेगा और जो उस समय की जो गवर्नमेंट होगी उनको भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी एक फायदा मिलता है कि एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ये भी एक फायदा रहता है कि अगर मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज क्लास के लोग भी रहते हैं, तो माइनॉरिटीज जो है उनके अंदर अगर कोई डर है कि मेरे साथ भेदभाव किया जाएगा, मेरे साथ तो निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जाएगा क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, तो देखिए इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसीलिए इम्पार्शियलिटी को महत्व दिया गया है। तो मेजोरियनिज्म प्रिवेंशन, इससे जो बहुसंख्यकवाद का जो प्रभाव है वो भी कम होगा और इम्पार्शियलिटी बनी रहेगी। तो ये जो है मेजोरियनिज्म जो है ये प्रिवेंट किया जाएगा और इससे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनका विश्वास बना रहेगा। जैसा कि मैंने आर्टिकल 29 और 30 का जिक्र भी किया है कि 29 और 30 संविधान में इसीलिए डाला गया है कि इम्पार्शियलिटी बनी रहे। इसी तरह से और भी एक फायदा होगा, कोई मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। अब इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब जैसे कोई डिसास्टर आ जाता है, कोई आपदा ऐसी आ जाती है जिस समय प्रशासनिक अधिकारियों को जनता का सहयोग चाहिए। तो जब जनता का विश्वास रहेगा, जब जनता में लोक सेवकों का विश्वास रहेगा तो स्वाभाविक है वो कोऑपरेट भी करेंगे और इस तरह से जो लोक सेवक जो आदेश जारी करेंगे वो पालन भी होगा। तो आदेशों का पालन जनता में सही ढंग से हो, इम्पार्शियलिटी पर निर्भर करता है। यानी कि जनता का विश्वास हासिल करने में इम्पार्शियलिटी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ जनता की भागीदारी प्रशासन में बढ़े, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस ऑल्सो कैन बी डिफाइंड बाय द इम्पार्शियलिटी। तो ये भी एक फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कंट्रोलिंग द करप्शन, क्योंकि करप्शन के मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें बहुत से देशों से भारत जो है बहुत पीछे है। इवन कई एशियाई देश जो हैं वहां पर जो है भारत से कम करप्शन पाया जाता है। तो इस करप्शन के पीछे का कारण क्या है? पार्शियलिटी, यानी कि लोग जो हमारे लोक सेवक हैं वो पार्शियल होके काम करते हैं, इम्पार्शियलिटी का उल्लंघन कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि करप्शन बढ़ जाता है। तो करप्शन को दूर करने में भी हमारी ये जो इम्पार्शियलिटी है ये मदद करेगी। तो अब आप देख रहे होंगे कि इम्पार्शियलिटी के बिना लोक सेवा का स्वरूप और इम्पार्शियलिटी के साथ
लोक सेवा के स्वरूप में कितना अंतर आ जाता है। जब लोक सेवा इम्पार्शलिटी के साथ काम करेगी तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। जब लोक सेवा इम्पार्शलिटी के साथ काम करेगी, करप्शन कम होगा। जब इम्पार्शलिटी के साथ काम करेगी तो जनता की भागीदारी बढ़ेगी। जब इम्पार्शलिटी के साथ काम करेगी तो जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उसमें लोक सेवकों की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। जनता का विश्वास लोक सेवा पर बढ़ जाएगा। तो एक फाउंडेशनल वैल्यूज और इतने सारे फायदे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये बात आसान है? इम्पार्शलिटी को हासिल करना क्या आसान है? इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद भी, being so many provisions in constitution and also so many laws, we have not still maintained impartiality in public administration. इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं समस्या तो है। तो उस समस्या को हमें हल करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा, क्योंकि संस्थाएं तो हमारे पास है, विजिलेंस कमीशन है, ई गवर्नेंस भी काम कर रहा है, आरटीआई एक्ट भी हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास है। तो अब कौन सी चीज है जो यहाँ पर कमी है? एक बड़ी कमी जो हमारे पास इम्पार्शलिटी को बचाने के लिए हमारे पास है वो है अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक। यानी अगर जनता जागरूक हो, अगर जनता को नियम कानूनों की जानकारी हो, अगर जनता को संविधान के मूलभूत जो आधार हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसकी एक सामान्य जानकारी हो, तो स्वाभाविक है इससे लोक सेवकों पर यह दबाव रहेगा कि वो इम्पार्शियल रहकर काम करें। क्योंकि कई बार भ्रष्टाचार, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, क्रोनिज्म, इनके पीछे का कारण ये होता है कि पब्लिक जो है, जनता जो है वो जागरूक नहीं होती है, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं होती है। और इसका फायदा जो है लोक सेवा में भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं और वो जो है पार्शलिटी का उपयोग करके अपने लोगों को फायदा पहुंचा देते हैं। और जो योग्य लोग हैं, जो कैपेबल हैं, जो उस सेवा में जाना चाहिए, जिनके लिए वो हित या वो लाभ दिया गया है, उनको वो चीज नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जागरूकता, जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू गेट द इम्पार्शलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो इम्पार्शलिटी का लोक सेवा में होना बहुत जरूरी है। अगर इम्पार्शलिटी नहीं होती है तो इससे जो डेमोक्रेसी है ये कमजोर हो जाती है, करप्शन बढ़ जाता है, भाई भतीजावाद बढ़ने लग जाता है, जनता का विश्वास प्रशासन से कम हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि इम्पार्शलिटी जो है उसको मेंटेन रखा जाए। तो इम्पार्शलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जिन बातों पर हमने चर्चा की है उसको एक समरी के रूप में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इम्पार्शलिटी जो है ये किन स्वरूपों में पाया जाता है। तो आपको हमने यहाँ पर बताया कि जिन जिन स्वरूपों में पाया जाता है, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, एम्प्लॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के फील्ड में पाया जाता है। फिर आपने ये जानने की कोशिश की कि और भी कोई स्वरूप है, तो मैंने आपको नेपोटिज्म के बारे में, क्रोनिज्म के बारे में और फेवरेटिज्म के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक डेफिनेशन आपके सामने रखा जिसे आप याद रख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे लिए जरूरी ये है कि इम्पार्शलिटी इज द लाइफ ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के लिए जैसा इम्पार्शलिटी है वैसे ही इम्पार्शलिटी है एज जस्टिस इज द लाइफ ऑफ गुड गवर्नमेंट, यानी कि जैसे अच्छे सरकार के लिए या अच्छे प्रशासन के लिए न्याय का होना जरूरी है, वैसे न्याय के लिए किसकी जरूरत होगी? इम्पार्शलिटी की जरूरत होगी। तो ये स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इम्पार्शलिटी को आपने डिफाइन किया कि आखिर ये है क्या चीज। तो इम्पार्शलिटी में आपने ये समझने की कोशिश की कि इम्पार्शलिटी जो होती है ये जब भी कोई लोक सेवक निर्णय लेते हैं और वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर निर्णय लेते हैं, बिना कोई पूर्वाग्रह के या अपने हित को ध्यान में रखकर अगर वो निर्णय लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो निर्णय होता है वो निष्पक्ष होता है।
निष्पक्षता की जरूरत हमें क्यों पड़ती है उसका भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि भारत में बहुत से जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भारत जो है इसका निर्माण अलग अलग जातियों, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों से बना है, तो उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है और लोक सेवा भी समाज का हिस्सा है। तो इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कि भाई निष्पक्ष रहेंगे तभी हम इन सब चीजों को संतुलित रख पाएंगे। तो ये भी एक जरूरत थी। इसके अलावा संविधान में निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं इसका भी हमने जिक्र किया, और लोक सेवकों का ये दायित्व है कि संविधान के उन आधारों का पालन करें। इसके अलावा निष्पक्षता को बनाए रखने में आरटीआई, लोकपाल, लोकायुक्त, विजिलेंस कमीशन और जो जन जागरूकता है इसकी जो भूमिका है उसका भी हमने यहाँ पर जिक्र किया। और साथ ही साथ जो सरकार की नीति है, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन सबको अगर निष्पक्षता के आधार पर पालन किया जाए तो इससे जो सरकारें हैं उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है, लोक सेवा की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और अल्टीमेटली लोक सेवा अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाता है। यह भी इस निष्पक्षता से साबित हो जाता है।